नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं द जेसी शो में। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्रा। सर, आपका स्वागत करती हूं। खून और पानी साथ नहीं बहेंगे, गोली और बोली साथ नहीं चलेगी। पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दो टूक संदेश दुनिया भर में भारत की सख्त और दृढ़ नीति का प्रतीक बन चुका है। जब भी आतंकवाद ने हमारे सब्र की परीक्षा लेने की कोशिश की, भारत ने स्पष्ट रूप से यह साफ कर दिया कि अब समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ एक वैश्विक जंग जारी है, लेकिन इस संघर्ष में भारत का दृष्टिकोण दुनिया भर में भारत को एक अलग जगह पर खड़ा करता है। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों ने न सिर्फ देश की सुरक्षा को मजबूत किया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी एक नया आयाम दिया है। द जेसी शो में आज इसी का एनालिसिस करेंगे कि कैसे भारत की रणनीति ने कैसे भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है आतंकवाद की इस वैश्विक जंग में। और इसी की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से सर, आपका स्वागत करती हूं। और पहला सवाल, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं मिशन अकम्प्लिश्ड, वॉर अगेंस्ट टेरर कंटिन्यूज, इस पर आपका आकलन क्या है? एब्सोल्युटली, नरेंद्र मोदी ने अपना वादा पूरा किया। पहलगाम के गुनाहगारों को उनकी सज़ा दिलवाई। इसके साथ ही 9 बड़े आतंकी अड्डे नष्ट किए, 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए, 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक और अफसर भी उससे मारे गए। कुल मिलाकर पाकिस्तान इतना मजबूर हुआ कि उसने घुटने टेके, भारत और अमेरिका से गुहार लगाई, युद्ध विराम हुआ। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि मिशन accomplished, justice delivered, पाकिस्तान pays back for its पहलगाम misadventure। और अब जो दूसरा भाग है, war against terror continues। this is very important। we are keeping fingers crossed कि कब ये सिंदूर 2 शुरू होता है, क्योंकि सबके मन में, देश के मन में एक इच्छा है। सो लेट्स वेट कि आप सिंदूर 2 की कवरेज करने के लिए कब जाते हैं। ऑल द बेस्ट। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेआम ये कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शुरू हो चुकी है, कल्पना के परे आतंकवादियों को सजा दी जाएगी, और हुआ भी वैसा ही। 7 मई को जिस तरीके से आतंकवादी ठिकाने को नस्तेनाबूद किया, आपको लगता है कि इस पूरे प्रोसीजर के दौरान नरेंद्र मोदी की इमेज एक बार फिर आयरन मैन की तरह निकल कर आई है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आयरन मैन थे, लेकिन जिसे कहते हैं रीब्रश हुई है इस सारे ऑपरेशन में, जो है आयरन मैन माना गया उनको। 2 टूक बात के लिए, 2 टूक फैसलों के लिए, 2 टूक निर्णायक लड़ाई के लिए। और आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान को झुकाया और किस तरह से पूरे संसार में एक मैसेज क्लियर दिया है अगेंस्ट टेरर। ये नरेंद्र मोदी का क्लियर मैसेज है। कुल मिला के सेफली हम कह सकते हैं कि उनकी जो आयरन मैन की इमेज थी उसको रीब्रुश हुआ है, वो फिर से उसका नवीनीकरण हुआ है। एंड अगेन, वंस अगेन, ही स्टैंड्स एज ए आयरन मैन इन दिस कंट्री। सर, ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति बनने में और उसे पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करने में नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के तौर पर तो रहे ही, लेकिन साथ में एक आर्मी कमांडर की तरह नजर आए। आपके पास इसको लेकर क्या राय? Yes, he is also acted as an army commander. Since day one, he was completely involved, closely involved in policy formation and execution of all military schemes. सारे आर्मी जनरल्स के साथ उनका सीधा संवाद था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, सबके साथ उनका सीधा संवाद था। वो सारी डिसीजन मेकिंग प्रक्रिया में, प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। उन्होंने आर्मी को फ्री हैंड दिया, आर्मी में उन्होंने अपना भरोसा जताया और ये कहा कि आई बिलीव इन टोटल ट्रस्ट विद टोटल डेलीगेशन। उनको फैसले करने की पूरी छूट दी गई। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी आर्मी में बेसिकली बहुत पॉपुलर हैं, राइट फ्रॉम जवान टू जनरल। वो लोग उनकी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं उनके साथ में, उन्हें प्यार करते हैं। कल पंजाब के आदमपुर में नरेंद्र मोदी सैनिकों के बीच पहुंचे और जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, सैनिकों में उत्साह था, वो देखते ही बनता था। और एक बात और है, आपने देखा होगा कि आर्मी जनरल की ड्रेस में वो बहुत अच्छे लगते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं। ही लुक्स वेरी इम्प्रेसिव। तो कुल मिला के आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ साथ इस सारे ऑपरेशन में ही आल्सो एक्टेड एज एन एफिशिएंट एंड ब्रिलियंट आर्मी जनरल आल्सो। सर, 12 मई को जो प्रधानमंत्री मोदी देश के नाम
अपना संदेश भाषण शुरू करते हैं उसके बाद ये आकलन है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से 140 करोड़ जनता के हीरो बन गए। क्या आप इस आकलन से सहमत हैं? बिल्कुल इस आकलन से सहमत हैं। 140 करोड़ लोगों के वो हीरो बने हैं। एक्चुअली क्या लोगों के मन में थोड़ा गुस्सा था युद्ध विराम के बाद। शायद नरेंद्र मोदी खुद भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, या मन में एक कसक उनके भी रही होगी कि युद्ध विराम थोड़ा जल्दी हो गया। सबके मन में ये भावना थी कि पाकिस्तान को एक बार और पीटना है, जिसे कहते हैं एक और ठुकाई पाकिस्तान की ड्यू है। इसी बीच में युद्ध विराम हो गया। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने लोगों की नब्ज़ को समझा। लोगों की नब्ज़ की उन्हें बहुत अच्छी पहचान है। वो टेलीविज़न पे आए, राष्ट्र के नाम अपना भाषण दिया, और इतना आक्रामक भाषण दिया और इतनी महत्वपूर्ण घोषणाएं करी कि सारे उनके शुभचिंतक, समर्थक, और जिसे हम मोदी सेना कहते हैं देश में जो है, वो सारा देश जो है ना उस दिन बहुत खुश हुआ। और मुझे लगा कि एक ही झटके में वो फिर से वापस उस सारे गुस्से और नाराज़गी को दूर करके फिर से 140 करोड़ लोगों के हीरो जो हैं वो उसी दिन वहाँ पे बन गए। ऐसा मेरा आकलन है। सर, इस भाषण में नरेंद्र मोदी ने दो टूक कहा है कि भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेट से ब्लैकमेल नहीं होगा। तो आपकी नज़र में इस चेतावनी के क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? रियली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली नरेंद्र मोदी वांट्स टू, जिसे कहते हैं, रिकॉल पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लफ। हम ये देख रहे हैं कि हर बार जब मौका आता है वो न्यूक्लियर धमकी देता है। अमेरिका झुकता है, दूसरे देश झुकते हैं, भारत पे दबाव आता है, भारत खुद सोचता है, युद्ध रुक जाता है एक बार। इस बार भी शायद ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर की धमकी जो है ना, ब्लफ था, वो अमेरिका पे चल गया वहाँ पे। और इधर हालात ऐसे हुए कि पाकिस्तान आर्मी भी चाहती थी भारत से कि युद्ध विराम हो, तो हुआ। तो नरेंद्र मोदी के मन में एक कसक है कि अगली बार ऐसा नहीं हो, अमेरिका जो है उसके ब्लैकमेल में नहीं आए इस तरह से। तो कुछ ऐसा करो कि ये जो थ्रेट है न्यूक्लियर की हमेशा के लिए पाकिस्तान की ख़त्म हो जाए। अब सवाल ये कि ख़त्म कैसे हो, तो बड़ा गंभीर प्रश्न है। ऐसा मैकेनिज़्म हो आर्मी के पास कि न्यूक्लियर विमान उड़ने से पहले उनको वहाँ नष्ट कर दें। खैर ये आर्मी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, टेक्निकल सवाल हैं, लेकिन विषय गंभीर है। नरेंद्र मोदी बहुत सीरियस हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनके न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट को इनइफेक्टिव करने के लिए, डिफ्यूज़ करने के लिए भारत कोई न कोई बड़ा फैसला या कोई न कोई बड़ी रणनीति या कोई बहुत बड़ा मैकेनिज़्म जो है भारत तैयार करेगा, ऐसी आशा की जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी की थ्रेट सीरियस है और वो इस बात के लिए आमदा हैं कि अगली बार जो है पाकिस्तान को ब्लफ नहीं चलने देना है। लेट्स सी। सर, बड़बोले ट्रंप ने पूरा जो प्रकरण था इसमें सबसे इम्पोर्टेंट श्रेय लेने की कोशिश की कि युद्ध विराम का श्रेय हमको जाता है। फिर कश्मीर जो मामला है उसमें मध्यस्थता का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में उन्होंने इन तमाम बातों को सिरे से खारिज कर दिया। आप इसे कैसे देखते हैं? इज़ रियली वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इमेच्योर ऑन द पार्ट ऑफ ट्रंप। He has no business to declare himself as a self-styled ambassador or peacemaker or mediator between India and Pakistan. देखा जाए तो he has seriously embarrassed his dear friend नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी जब खुद घोषणा करने वाले थे, पाकिस्तान घोषणा करने वाला था, तो 10 मिनट पहले आप ट्वीट कर देते हैं, उसका श्रेय लेते हैं। दिस इज़ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ ट्रंप। फिर राष्ट्र के नाम नरेंद्र मोदी भाषण देने जाते हैं, आप 10 मिनट पहले फिर दूसरा ट्वीट कर देते हैं। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अनलाइक ए प्रेसिडेंट और ए सीनियर पर्सन। तो इससे ट्रंप की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हुई है। एंड ही इज़ एक्टेड अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी। ही इज़ वायलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंसी एंड डिग्निटी इन पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी। एंड दिस इज़ ऑल एवरीवन नोज़ कि समझौता कैसे हुआ है। ट्रंप ने श्रेय लेने की कोशिश की, लेकिन श्रेय मिला नहीं उन्हें। सर, ट्रंप ने सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हुए ये कहा है कि व्यापार का हवाला देकर ये लड़ाई रुकवाई गई है, लेकिन भारत ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। तो ये इतने बड़े लेवल पर कैसे हो सकता है? हो सकता है, ट्रंप के साथ कुछ भी हो सकता है। आप देखिए ना, ये कई बार वो अप एंड डाउन कर चुके हैं। अब बोल दिया, एक बार नहीं 2 बार रिपीट कर दिया उन्होंने। तो सरकार ने बाकायदा इस बार विदेश मंत्रालय ने सिस्टम रिलीज़ किया है कि हु कॉल्ड हु फर्स्ट, क्या घटनाक्रम हुआ सारा। उसमें कहीं इस बात का हवाला नहीं है। तो सफ़ेद झूठ है। विदेश मंत्रालय को एक कहना पड़ा, नॉर्म्स तोड़ करके, अपने शालीनता तोड़ करके कहना पड़ा ट्रंप को एक्सपोज करने के लिए कि ये बात झूठ है, और ये बात झूठ निकली। दिस डजंट सूट द पर्सनैलिटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। लेकिन अब हो रहा है सारा जो है, ये हो रहा है। एंड ही इज़ गेटिंग रीपेड आल्सो इन द सेम कॉइन, इन द सेम लैंग्वेज बाय इंडिया। लेट्स सी।
सर सीज फायर को लेकर पाकिस्तान से ज्यादा गुस्सा देश में ट्रंप को लेकर है, ऐसा क्यों? वो इसीलिए है कि इन दिस एंटायर प्रोसेस जो है ट्रंप हैज़ एमर्ज्ड एज ए विलन और खलनायक इन इंडियन माइंड्स। लोग सोचते हैं कि तो ट्रंप के कारण से पाकिस्तान के दबाव में आके जो है उन्होंने जल्दी युद्ध विराम कराया, कम से कम 2 दिन और रुकते तो पाकिस्तान को एक सबक तो सिखाते। तो एक भावना देश के लोगों के मन में है। दूसरा क्या है कि इस प्रकार का भाव सबके मन में है कि उन्होंने तुलना कर दी पाकिस्तान से भारत की। 140 करोड़ लोगों के देश की तुलना 20 करोड़ लोगों के देश के साथ, तो इट इज़ एन इंसल्ट टू इंडिया। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली जो है। फिर उन्होंने ऐसे टाइम में, क्रिटिकल टाइम में पाकिस्तान को बेल आउट का एक पैकेज दिलवा दिया IMF से $1.3 बिलियन का। तो ये सब कारण ऐसे हैं जिसमें ट्रंप की छवि जो है एक विलन के रूप में बनी है भारत के लोगों में, भारत के लोगों के मस्तिष्क में है। तो लोग नाराज़ हैं, लोगों के मन में गुस्सा है, लेकिन काफ़ी गुस्सा प्रधानमंत्री ने जो राष्ट्र के नाम भाषण दिया और जो कदम उठाए उससे काफ़ी हद तक डाइल्यूट हुआ गुस्सा जो ट्रंप के प्रति था। सीधा वाला सर, अपने संबोधन में मोदी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा ये की है कि आतंक के खिलाफ जवाबी हमले की जो कार्रवाई है उसको केवल स्थगित किया गया है। इसका क्या मतलब है? एब्सोल्युटली ही हैज़ ए मीनिंग इन दिस, ही मीन्स इट जो है। क्योंकि असली बात तो ये है कि उन्होंने एक तरह से वार्निंग दी है पाकिस्तान को, नोटिस दिया है, चेतावनी दी है और ये कहा है कि इफ़ यू डोंट डिस्ट्रॉय योर इंफ्रा ऑफ टेरर जो है तो यू विल हैव टू गिव ए हैवी प्राइस। 2 चेतावनी है। और दूसरी बात यह है कि अभी मन नहीं भरा है किसी का, न जनता का, न शायद नरेंद्र मोदी खुद का। सबके मन में कसक है कि पाकिस्तान को पूरा सबक नहीं सिखाया गया है, इसलिए हर किसी को एक पहली गोली चलने का इंतज़ार है। और नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि एनी टेरर एक्ट विल अमाउंट टू एक्ट ऑफ वॉर, और ये भी उन्होंने कहा है कि गोली का जवाब गोले से देंगे। तो बस उस गोली का इंतज़ार है। तो देश के लोगों को भी इंतज़ार है कि मन नहीं भरा है सबका। तो मुझे ऐसी आशा है कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो बाज नहीं आएंगे और अगले 5, 7, 10 दिन में किसी भी दिन एक गोली वहाँ से टेररिज्म की चलेगी और फिर वापस शायद उसी दिन जो है सिंदूर 2 की घोषणा होगी और देश के लोग जो चाहते हैं वो उनकी उम्मीद जो है नरेंद्र मोदी फिर से पूरी करेंगे, ऐसा मेरा आकलन है। शायद इसी कड़ी में सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 और बहुत गंभीर बातें कही हैं, चेतावनी दी है पाकिस्तान को। एक ये कि टेरर, टॉक्स एंड ट्रेड कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। सेकेंड, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। अब ऐसी स्थिति में जो ये क्लैरिटी ऑफ माइंड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये जो दृढ़ निश्चय है, इसको आप कैसे देखते? इट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड। उन्होंने सही कहा कि ट्रेड एंड टेरर कांट गो टुगेदर। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया है, सारे निर्यात, आयात, बंदरगाह व्यापार सब बंद कर दिया है। और जो बात कही है कि वाटर एंड ब्लड कांट फ्लो टुगेदर, तो देखिए वो पानी बंद पड़ा हुआ है। जो इंडस समझौता है जो वो एज इट इज़ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो वो जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने किया है एंड ही सीरियस ऑन दिस फ्रंट। दिस इज़ ऑल। सर, मोदी ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान से अब जब बात होगी तो आतंक और POK पे होगी। क्या लगता है मोदी के मन में क्या चल रहा है? मोदी के मन में वही है जो 140 करोड़ लोगों के मन में है कि जल्दी से जल्दी POK पे कब्ज़ा करना है, वो भारत का हिस्सा, उसको रिकैप्चर करना है, उनके मन में ये है। और फिर क्या है कि कुछ समय से माहौल भी इस तरह का बन रहा है पूरे देश में। पिछले 6 महीने से तो बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव है। अमित शाह कह रहे हैं, JP नड्डा कह रहे हैं, रक्षा मंत्री कह रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि POK वापस लो। यहाँ तक कि ओवैसी भी कह रहे हैं कि POK वापस लो। नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि मुझे कोई बात नहीं करनी, वापस POK लेने के अलावा मुझे से किसी से कोई बात नहीं करनी जो है। तो मानस बन चुका है और अवसर का इंतज़ार है कि अब जैसे ही सिंदूर ऑपरेशन 2 चालू होता है तो इट विल बी वेरी क्यूरियस टू वॉच कि अब की बार जो हमला है या जो एंट्री है या जो पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम है वो POK से शुरू होता है नहीं। बाकी अल्टीमेट लगता है मुझे कि चूँकि नरेंद्र मोदी जो ठान लेते हैं, अमित शाह जो ठान लेते हैं, होता है तो आज नहीं तो कल मुझे लगता है बचे 3.5 वर्षों में ये लोग POK तो शायद लेके ही रहेंगे। लेट्स सी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बहुत सारी बातें कही। उसके अलावा प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ आतंक की इस लड़ाई में और भी महत्वपूर्ण संकेत दिए हैं। इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी है? हाँ, उन्होंने मोटी मोटी बातें कही हैं। देखो,
सबसे पहले तो उन्होंने एक तरह से कहा है भी वो जो था कि आतंक का जवाब बहुत दृढ़ता से देंगे और हम रेस्ट्रेन रखेंगे, पहली गोली नहीं चलती तो अगर चलेगी तो वही गोली का जवाब गोले से देंगे। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है कि हम इस बार डिफरेंशिएट नहीं करेंगे आतंकी और जो सपोर्ट कर रहा है गुनाहगार देश उसको जो प्रोटेक्ट कर रहा है उसको। इसका मतलब है कि आतंकी के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी सरकार कार्रवाई करेगी, ऐसा इनका मानना है। तीसरा फिर उन्होंने आतंक के लिए कह दिया है कि जो एक्ट है कोई भी आतंक का वो एक्ट अगेंस्ट जो है ना कंट्री माना जाएगा, एक तरह से वॉर माना जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है ना मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इस तरह की 2-4 बातें उन्होंने कही हैं जो सब जगह वही एक संदेश है 1 to Z जो है कि नरेंद्र मोदी गुस्से में हैं, वो निर्णायक मुद्रा में हैं और इस बार अगर आतंक की फिर कोई घटना होती है तो उसका बहुत ही बीफिटिंग रिप्लाई जो है वो नरेंद्र मोदी देंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। सर, मोदी ने पाकिस्तान को ये नेक सलाह दी है कि वो अपने यहाँ पर चल रहे टेरर यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दे। क्या लगता है पाकिस्तान भारत की इस सलाह को मानेगा? देखो, भावलपुर और मुरीदके में पाकिस्तान में टेरर यूनिवर्सिटी तो चल ही रही हैं, ग्लोबल यूनिवर्सिटी कह रहे हैं उनको कि ग्लोबल टेरर यूनिवर्सिटीज़ हैं। नरेंद्र मोदी के पास इसका इनपुट है, फीडबैक है और इसीलिए उन्होंने सलाह दी है पाकिस्तान को। अब लेट्स सी कि पाकिस्तान इस सलाह को मानता है क्या। पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड तो ये कि शायद वो सलाह को नहीं मानेगा तो नेक्स्ट टारगेट ये 2 जगह हो सकती हैं, मोदी के रडार पे होंगी दोनों जगह जो है। तो अगली जो लड़ाई जब भी होगी या अगला आतंक का जो जवाबी कार्रवाई भारत करेगा, देखते हैं ये 2 स्थान उसमें कवर होते हैं कि नहीं। सर, कांग्रेस के 2 सीनियर लीडर पी चिदम्बरम और शशि थरूर दोनों ही आजकल प्रधानमंत्री मोदी की युद्ध नीति की खूब तारीफ कर रहे हैं। क्या ये आने वाले कल का कोई संकेत है? देखो, नरेंद्र मोदी का आभा मंडल ही ऐसा है, अच्छे चले आते हैं उसमें। चिदम्बरम ने कहा है कि मैं जो सेलेक्टिव टारगेट है आतंकी अड्डों को नष्ट करने का नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है मैं उसका समर्थन करता हूँ। और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट डिफरेंट हैं और नेशनल इंटरेस्ट डिफरेंट हैं। तो चौंका है आला कमान चिदम्बरम जैसे व्यक्ति की इस भाषा को देख के जो है। फिर इसी तरह से थरूर का है, पिछले दिनों केरल में एक पोर्ट का उद्घाटन था, प्रधानमंत्री गए थे, केरल के मुख्यमंत्री भी थे इस बार वहाँ उनके साथ। उनकी बेटी का केस भी चल रहा है शायद दिल्ली में जो है, और उसी में शशि थरूर भी वहाँ पे थे। तो उसको देख के शशि थरूर को मोदी के साथ तो नरेंद्र मोदी ने एक व्यंग किया था कि बहुत से लोगों का चिंता की लकीरें आ गई होंगी या बहुत से लोगों का स्वाद खराब हो गया होगा ये फ़ोटो देख के जो है। तो कई लोग तब से कहने लगे हैं कि ये जो थरूर हैं ये मोदी के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के नेता हैं। तो इन दोनों पे इस तरह की बात चल रही है। तो लेट्स सी कौन कब कहाँ चला जाए मोदी के आभा मंडल में, कहा नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल इन दोनों कांग्रेस नेताओं ने मोदी की पॉलिसी को, मोदी की वार पॉलिसी को ओपनली सपोर्ट करके सबको चौंकाया है। सर, संसार में ऑपरेशन सिंदूर का क्या मैसेज गया है? वो बड़ा क्लियर मैसेज है। पहला मैसेज ये कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म एंड नरेंद्र मोदी लेज डाउन ए न्यू प्रिंसिपल ऑफ काउंटर टेररिज्म जिसे कह सकते हैं, और ही लेज डाउन ए न्यू प्रिंसिपल, ए न्यू नॉर्मल अगेंस्ट टेरर इन इंडिया, अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये मैसेज बड़ा क्लियर है। सेकंड ये है कि सारे संसार को उन्होंने बताया है कि भाई मैं बैठूंगा नहीं, अगर वहाँ से गोली चलती है तो गोले से जवाब दूंगा, वही वाला जो दृढ़ निश्चय उनका। तीसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जो टेरर को जो पनाह देते हैं लोग लाइक पाकिस्तान एंड ऑल जो है, उन पे भी एक्शन करूँगा मैं टेररिस्ट के साथ साथ। तो सीरियस वार्निंग है और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ना टेररिज्म के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज जो है वो नरेंद्र मोदी की बनी है इस सारे प्रोसेस में। दिस इज ए फैक्ट। सर, आखिर इस युद्ध विराम की इनसाइड स्टोरी क्या है? पाकिस्तान इतना ज़्यादा मजबूर क्यों हो गया अमेरिका और भारत के सामने गुहार लगाने के लिए कि सीज़फायर कर दो? ये सारी इनसाइड स्टोरी बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ट्रंप ने इसको उलझाने की कोशिश की, अपना क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन अब विदेश मंत्रालय ने मिनट टू मिनट का सारा डिटेल जारी किया है, हु फाउंड हुम, हु टॉक टू हुम। तो जो जानकारी अभी तक अवेलेबल है उसके हिसाब से ये है कि जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको नकारा किया, उनके एयरपोर्ट्स को बहुत सीरियसली डैमेज किया और उनको आशा थी कि अगले 24 घंटे में भारत कोई बड़ा हमला करने वाला है। तो तुरंत वही जो उनका ब्लफ है न्यूक्लियर थ्रेट का, वो वहाँ के जनरल मुनीर ने सुना है कि फ़ोन किया सीधा अमेरिका के विदेश मंत्री को और कहा कि हम परमाणु हमला कर सकते हैं। तो विदेश मंत्री ने इसको माना अलार्मिंग इंटेलिजेंस, जो धमकी इनकी पुरानी है, जो ब्लफ है, अमेरिका इनके ब्लफ में आ गया।
वो भाग के पहुँचे ट्रंप के पास कि साहब परमाणु युद्ध हो सकता है, लाखों लोग मारे जा सकते हैं। तो ट्रंप ने कहा कि ठीक है, आप इंटरवीन करो, युद्ध विराम कराओ। इसी के पैरेलल क्या घटनाक्रम हुआ कि सुबह 10:30 बजे के आसपास जो पाकिस्तान का डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है, उसने मैसेज भेजा भारत वाले काउंटर पार्ट को कि भी हम बात करने के इच्छुक हैं, युद्ध विराम कर सकते हैं। तो मीटिंग में था इंडियन काउंटर पार्ट, और 3:30 बजे उनकी बातचीत हुई उससे। तो इन्होंने सीनियर लीडरशिप के सामने अपना प्रस्ताव रखा कि पाकिस्तान बात करना चाहता है, युद्ध विराम करना चाहता है। इससे पहले कि नरेंद्र मोदी कोई फैसला करते तो 5:25 पे ही जो है ट्रंप ने ये ट्वीट कर दिया कि मैंने बड़े प्रयास से रात भर जाग के मेहनत करके लाखों लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए इनमें समझौता करा दिया है। दैट वाज वेरी पुअर इन टेस्ट। तो समझौता तो हो रहा था, लेकिन इस तरह से हुआ। ट्रंप बीच में कूदे, और सच है कि झूठ है, उन्होंने श्रेय लेते हुए, और एक बार नहीं 2 बार श्रेय लेते हुए ट्वीट किया। सेकंड बार वो बड़ा मतलब क्या कहना चाहिए, बड़ा रूड था और बड़ा मतलब इंसल्टिंग टाइप डेरोगेटरी लैंग्वेज थी कि मैंने वार्न किया उन दोनों को, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपका व्यापार बंद कर दूंगा, करोगे तो व्यापार मैं आपका बढ़ाऊंगा। तो ऑल दिस फुलिश टॉक्स जो है ये, लेकिन इनसाइड स्टोरी ये है कि ट्रंप हैज़ बेसिकली नथिंग मच टू डू इन दिस एंटायर एक्सरसाइज। जो काम होने वाला था ट्रंप ने उसको प्रीएम्प्ट करके प्री एंड कैश कर लिया, और इम्प्रेशन इस तरह का बना कि ट्रंप ही हीरो है इसके अंदर, और ये सारा जो हुआ है युद्ध विराम इसमें उसका डिसाइसिव रोल रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। सो दिस इज़ ऑल द इनसाइड स्टोरी। सर, नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इन मिलिट्री मेजर्स के अलावा जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की गई, ऐसे गैर सैनिक प्रतिबंध भी क्या आप भी जारी रहेंगे? हाँ, एब्सोल्युटली। नरेंद्र मोदी's mind is very clear. He is again in a mood to have a decisive action against Pakistan as and when he gets an opportunity again. तो आप देखिए नदी का सब पानी रुका रहेगा, जो बातचीत है, व्यापार रुका रहेगा, आयात निर्यात रुका रहेंगे, बंदरगाहों के व्यापार रुका रहेगा, वीज़ा के जो हैं रेस्ट्रिक्शंस वो रुके रहेंगे, दूतावास बंद हैं तो बंद रहेंगे, थोड़ी बहुत प्रेजेंस रहेगी। तो जो फैसले किए थे 5 से वो सारे एज इट इज़ रहेंगे, उनमें कोई रियायत नहीं है। क्योंकि जो झगड़ा हुआ है सारा, जो सिंदूर 1 है, जिसको मैं सिंदूर 1 कहूँगा अब इसको जो है, तो ये क्या हुआ है कि एब्रप्टली हो गया एक तरह से, और ये भी डिसाइसिव नहीं है। जब ये सिंदूर 2 होगा या 3 होगा, मानिए यहाँ पे, जब डिसाइसिव होगा तब ये 6 समझौते खुलेंगे, तब तक ये सब कुछ बंद रहेगा। पाकिस्तान शॉप इज शट डाउन इंडिया अंडर मोदीज लीडरशिप। अभी तो यही है। सर, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ये मानना है कि कभी कभी युद्ध बिना लड़े भी युद्ध को जीता जाता है। क्या इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा ही किया? बहुत कोशिश की थी उन्होंने, युद्ध नहीं हो, शुरू से ही जो है डायलॉग से सब काम चल रहा था। जो है अचानक ऐसा हो गया तो फिर ये होता है कि भाई प्रयास तो उनका यही था कि युद्ध को बिना लड़े ही जीतें। एक मैंने पढ़ा भी था कि उनके बेसिक फिलॉसफी ये थी कि हाउ टू विन विदाउट ए वॉर जो है, लेकिन जब वॉर आ जाता है सामने फिर आपको शस्त्र अस्त्र उठाने पड़ते हैं, अपने जो कहते हैं धर्म जो है, राज धर्म आपको निभाना पड़ता है। बाकी बेसिक प्रिंसिपल जो है उनकी फ़िलॉसफी वो यही है कि यू विन ए वार विदाउट ए फाइट, विदाउट गोली चलाए बिना जो है ना आप वॉर को जीतें, जो है उनकी फ़िलॉसफी तो यही है। इस बार थोड़ा एक्सेप्शन हुआ है हालात को देखते हुए। सर, संघर्ष विराम हुआ, आप आगे का भविष्य इस युद्ध विराम का कैसे देखते हैं? युद्ध विराम का भविष्य से डिपेंड करता है कि पहली गोली कब चलती है पाकिस्तान से, टेररिस्ट से या पाकिस्तान से, उसका इंतज़ार है बस। एक बार गोली चली तो फिर युद्ध विराम ख़त्म है। और अब की बार जो लगता है नरेंद्र मोदी शायद किसी की सुनेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी गुस्से में हैं। ये जो कुछ हुआ है फिज़ा को, ट्रंप का इसका उसका, उनको बहुत इस पर मेरा मानना है कि क्रोध आया होगा। और वो आपने चित्र में भी देखा कि वो थोड़ा सा भी गुस्से में हैं। और रही बात युद्ध की कि युद्ध कितना लंबा चलेगा, कब तक चलेगा, तो एक ज्योतिष ने मैंने कहा था पिछले दिनों, भविष्यवाणी की थी कि 31 दिन तक युद्ध चलेगा। और इसमें 9, 18 और 26 तारीखें हैं मई की, ये इम्पॉर्टेंट होंगी। तो लेट्स सी 18 और 26 को क्या होता है, युद्ध कब तक चलता है। लेकिन बेसिकली युद्ध के बारे में जो मेन जो रोल है या जो भूमिका है या जो निर्णय है वो पाकिस्तान पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान कब वॉयलेट करता है अगेन, और पहली गोली वहाँ से कब चलती है और हम कब रिटेलिएट करते हैं उसको। बस उससे उसकी अवधि युद्ध की है ना काफ़ी हद तक डिसाइड होगी। दिस इज़ ऑल। सर, युद्ध विराम के बाद राजनीतिक क्षेत्रों में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या युद्ध विराम ही एकमात्र विकल्प है? देखो, उसमें ऐसा है कि
जीवन का लक्ष्य है शांति, युद्ध जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। युद्ध तो मानवता के खिलाफ एक अपराध है, लेकिन युद्ध विराम जो है वो शांति की ओर बढ़ने का, स्थायी शांति की ओर बढ़ने का पहला कदम है, पहली कड़ी है, इसलिए उसे करना पड़ता है जो है। तो आप ये कह सकते हैं एक तरह से कि ये जो है शांति की दिशा से इसका हल होगा एक तरह से, युद्ध इसका हल नहीं है। नरेंद्र मोदी और यूएनओ खुद कह चुके हैं कि वॉर इज़ नॉट ए सोल्यूशन, ओनली डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज़ द ओनली वे टू प्रोसीड फर्दर। ये बात सही है। तो उसी की पुष्टि करते हुए मैं ये कह रहा हूँ इसमें है कि इसका जो सोल्यूशन है वो वार्ता में है, युद्ध में नहीं है। और आपने कहा कि क्या युद्ध विराम में अंतिम विकल्प है, तो मेरा कहना ये है कि अंतिम विकल्प नहीं है, लेकिन युद्ध विराम से शांति के युग की शुरुआत होती है, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। सर, जब खुद नरेंद्र मोदी और यूएन दोनों का ये मत है कि मिलिट्री सॉल्यूशन इज़ नो सॉल्यूशन, ओनली डिप्लोमेसी एंड डायलॉग इज़ द वे, तो फिर आखिर भारत और पाकिस्तान में ये युद्ध क्यों हुआ? देखो, कभी कभी शांति के लिए युद्ध लड़ना पड़ता है, क्या ट्रेजेडी है। देखिए, तो शांति के लिए युद्ध लड़ा, फिर ये वाला युद्ध तो थोप दिया गया ना। अब घटना ऐसी करी पहलगाम में कि जवाब देना ज़रूरी था, रिटेलिएट करना था, और फिर भी नरेंद्र मोदी ने इसे युद्ध नहीं माना। इसे टारगेटेड अटैक था आतंकियों पे। पाकिस्तान ने युद्ध में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो भारत बाध्य हुआ उसके अंदर जो है। और आप देखिए पहले युद्ध कितने दिन चले हैं, कोई 83 दिन चला है, कोई 13 दिन चला है, कोई 22 दिन चला है। ये 4 दिन में युद्ध सिमट गया, दैट वे जो है। तो कोशिश की थी इन्होंने कि युद्ध नहीं हो, लेकिन नियति का लिखा कौन टाले एक तरह से, और थोपा गया युद्ध था ये। और कभी कोई मैंने आपसे कहा ही ना, शांति के लिए युद्ध करना पड़ता है, तो ये सब हुआ। सर, क्या ये सही है कि आतंकवाद की सारी धाराएं पाकिस्तान से ही बहती हैं? एब्सोल्युटली। खुद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे 9/11 का हमला हो, लंदन में बमबारी का मामला हो, और कहीं कोई ऐसी घटना हो, हर जगह जो आतंकवाद की जो रूट है, जो जड़ें हैं, वो कहीं न कहीं आपको पाकिस्तान में दिखाई देंगी। हिज असेसमेंट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। इसलिए एक विद्वान ने लिखा है कि टेरर हैज़ एन एड्रेस एंड इट्स पाकिस्तान ओनली। कितना खूबसूरती से लिखा उसने। तो सर्वविदित पूरे संसार में कि आतंक का जो अड्डा है मेन, वो पाकिस्तान है। तो इसीलिए कहा जाता है पाकिस्तान इज़ ए ग्लोबल और इंटरनेशनल कैपिटल ऑफ टेररिज्म, और नरेंद्र मोदी हैंडल कर रहे हैं उसको। सर, भारत की तरफ से की गई जावी कार्रवाई में जेईएम का मसूद अजहर के पूरे परिवार का सफाया हो गया। इसी तरीके से IC-814 कंधार हाईजैक का भी आरोपी यूसुफ अजहर को भी सेना ने ढेर कर दिया। भारतीय सेना की इस उपलब्धि को आप कैसे देखते हैं? एब्सोल्युटली, वी ऑल सैल्यूट टू भारतीय सेना, इंडियन आर्मी एंड द लीडरशिप नरेंद्र मोदी। ये तय था, बस थोड़ी सी कसरें रह गई। मसूद अजहर का जो है, उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया, 14 मेंबर थे, सब मारे गए। तो इतना निराश हुआ तो उन्होंने कहा कि या खुदा मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। तकदीर थी, बच गया वो, अगली बार नहीं बचेगा। तो दोनों जो है ना, ये की टारगेट थे इंडियन आर्मी के या भारत सरकार के एंटी टेररिस्ट प्लान के। तो एक का तो परिवार ख़त्म हुआ, दूसरा खुद ख़त्म हो गया। ऐसी आशा की जानी चाहिए कि अगले किसी अटैक में जो है ना, ये दोनों सामने आएंगे। भारत के लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह इज़राइल में जो है हसन नसरुल्लाह, उनको जैसे मारा गया है, ऐसी भारतीय सेना किसी दिन जो है टारगेटेड करके, एक तरह से फोकस करके जो है, ये हाफिज़ सईद और मसूद अजहर को भी मार गिराए। ये भारत के लोगों की आकांक्षा और इच्छा है। तो जो आपका पहला सवाल था, तो वी ऑल सैल्यूट एंड अप्रिशिएट एडमायर इंडियन आर्मी फॉर हैविंग डिसाइसिवली लिक्विडेटिंग दीज टू, एक का तो परिवार और दूसरा खुद जो है। तो नाउ लेट्स सी हाउ इंडियन आर्मी गेट्स दीज टू पीपल इन देयर हैंड्स। लेट्स सी। सर, आर्मी ने अपनी पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए प्रेस ब्रीफिंग में ब्रिगेडियर और लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारियों की बजाय 2 लेडी ऑफिसर्स पर भरोसा जताया। उसमें कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर विमुका सिंह को जो जिम्मेदारी सौंपी गई, इस एक्सपेरिमेंट को आप कैसे देखते हैं? इट्स ए ब्रिलियंट एंड pragmatic मूव ऑफ नरेंद्र मोदी। आर्मी लीडरशिप मस्ट हैव इंस्पायर्ड बाय नरेंद्र मोदी टू हैव दिस एक्सपेरिमेंट। आप देखिए। और दूसरा क्या है, इट इज़ ए सेकुलर फेस ऑफ इंडियन आर्मी। एक हिंदू ऑफिसर, एक मुस्लिम ऑफिसर। बड़ा अच्छा मैसेज गया इसका पूरे देश में, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम समुदाय में मुझे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, बहुत खुशी इस बात पे जताएगी, लोग प्रभावित हुए। तीसरा क्या है कि इनका ब्रांडिंग हुआ है दोनों लेडी ऑफिसर्स का,
और यंग लड़कियां जो हैं आर्मी में आने के लिए प्रोत्साहित होंगी इससे, एक तरह से जो कहना चाहिए। तो ब्रांडिंग हुआ, आज ये कहीं बाज़ार में निकलेंगी तो आप देखिए दे हैव बिकम सम सॉर्ट ऑफ ए स्टार और टेलीविज़न स्टार, जहाँ जाएंगे लोग इकट्ठे हो जाएंगे उनको देखने के लिए। तो ये वुमेन एम्पावरमेंट है और कोई बड़ी बात नहीं कि नरेंद्र मोदी के वुमेन एम्पावरमेंट किस दिन उनके मन में आए कि इन दोनों को चुनाव लड़ाते हैं, तो टिकट दे के इनको चुनाव लड़ा सकते हैं, हैंड्स डाउन दोनों जीत जाएंगी। तो कुल मिला के एक अच्छा प्रयोग हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज गया है। और आर्मी में और सब जगह जो है ना, मैंने देखा कि आर्मी की और विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस नॉर्मली बोरिंग होती है, जाते हैं लोग लिखने के लिए, लेकिन जब से दोनों बैठने लगी तो लोगों में क्रेज़ है इनके प्रति, मीडिया में क्रेज़ है कि देखो इनको सुनो ये क्या कहती हैं, क्या अच्छा करती हैं। तो इट्स ए वेरी गुड एक्सपेरिमेंट बाय आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी एंड दिस शुड फर्दर कंटिन्यू। इसी तरह से जब मैं महिला ऑफिसर्स को पुलिस यूनिफॉर्म में देखता हूँ, आईपीएस ऑफिसर्स को, तो लोग बड़े प्रभावित होते हैं उससे। अभी मैं एक बार नोएडा के पुलिस कमिश्नर से मिला, लक्ष्मी से, तो मैंने देखा कि क्या ठसका था, क्या पुलिस ड्रेस में कितनी इंप्रेसिव लगती हैं। जयपुर में मैं सब देखता हूँ। तो आने वाले समय में मेरा कहना ये है कि एज ए वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना, महिला अधिकारियों की आर्मी में, आईपीएस में नियुक्तियों को और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि पुलिस या आर्मी ड्रेस में जब महिला अफसर होती हैं तो उनका जो प्रभाव है, मोरल अथॉरिटी, मोरल प्रभाव जो है फील्ड में, वो शायद पुरुषों से ज़्यादा दिखाई देता है, ऐसा मुझे लगता है। सर, प्रधानमंत्री मोदी ने इस अभी ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया और ऐसा लोगों के जहन में भी अब है कि इसने देश की नारी शक्ति के मर्म को छुआ है। अब क्या आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज सारे देश की जो पीड़ा है उसका चेहरा जो है, वो जो कैप्टन विनय हैं उनकी शोकमग्न पत्नी बन गई हैं। अभी आपने इंडिया टुडे की कवर स्टोरी देखी होगी जी। कि बेचारी बैठी है पति का शव हाथ में लिए हुए, तो बिल्कुल मर्म को छुआ है जिसे है। और सारे देश ने, आप देखिए टेलीविज़न पे कि किस तरह से एक महिला जो है, आतंक का शिकार महिला जो है, पति का शव लेके वहाँ बैठी हुई, तो सारे देश की महिलाओं को मर्म को छुआ उसने। और दूसरा क्या है कि लोगों ने ये भी देखा कि सेना ने जो है सिंदूर का शौर्य किस तरह से बनाया। जिन लोगों ने सिंदूर ख़त्म किया था, सेना ने उनको ख़त्म कर दिया। जिन लोगों ने सिंदूर उजाड़ा था, सेना ने उनको बर्बाद कर दिया। इन ए वे जो है ये इस सारी दुखद घटना का एक जो मैसेज है मर्म को छूने वाला, वो इससे गया है। और एक बात और है कि शायद प्राइम मिनिस्टर ने सब चीफ मिनिस्टर्स को कहा होगा, पार्टी चीफ्स को कहा होगा कि जहाँ जहाँ इनके शव जा रहे हैं, जो ये यात्री थे जिनकी हत्या हुई वहाँ पे, उसको सम्मान दिया जाए। तो सब जगह सम्मान हुआ, मंत्री पहुँचे, लोकल ब्यूरोक्रेसी पहुँची और पूरे मान सम्मान के साथ। जो दुर्घटना तो होनी थी हो गई, उसको पोस्ट दुर्घटना जिस तरह से उसका ह्यूमन एस्पेक्ट था, उसको जो नरेंद्र मोदी सरकार ने डील किया, वो उसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। सर, आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में तीनों फोर्सेस ने जो कलेक्टिव लीडरशिप एंड रिजल्ट ओरिएंटेशन दिखाया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा। वंस अगेन द क्रेडिट गोज़ टू द लीडर नरेंद्र मोदी। वो क्लोजली एसोसिएटेड थे। सबसे बड़ी बात थी कि उनके आदेश में, उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, फैसलों में क्लैरिटी थी। एक फ्री हैंड था आर्मी कमांडर्स के लिए और माइंड क्लियर था, कोई कंफ्यूज नहीं था। आमतौर पे क्या है, वॉर के समय पॉलिटिकल लीडरशिप कंफ्यूज होती है, क्लैरिटी नहीं होती डिसीजन मेकिंग में, कमान देने में। नरेंद्र मोदी के लेवल पे क्लैरिटी थी, तो सब एकजुट थे और तीनों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। तो मैं कह सकता हूँ इट वाज कम्प्लीटली ए फ्लॉलेस ऑपरेशन जो उन्होंने किया है, और इसके लिए उनकी तारीफ़ होनी चाहिए। इट वाज ए गुड एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑल द थ्री फोर्सेस वर्किंग टुगेदर, वर्किंग क्लोजली विद ईच अदर, एंड समथिंग गुड which other people should learn, other institutions should learn, कि how to work collectively and how to be result oriented. सर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के परिवारों की क्या प्रतिक्रिया रही होगी, क्या इमोशंस रहे होंगे? देखो, दुख में डूबे हुए तो थे ही। अब नरेंद्र मोदी ने उनके आंसू पहुँचे एक तरह से, तो जो उजड़ गए थे सुहाग जो है, और सब ने देखा किस तरह उसका बदला लिया नरेंद्र मोदी ने उन लोगों से, आतंकियों से है। तो बस इस तरह का है मन में कि हमारी सुनने वाला कोई है, हमारे से कोई आदमी कंसर्न फील कर रहा है जो है। सो दिस इज़ ऑल। तो लोग मतलब दुख में भी थोड़ा सा खुशी है चेहरे पे कि मान सम्मान दे रही है सरकार हमें, और बाकी तो उनका जो नुकसान था वो तो हो गया। देखो, तो इरिपेरेबल लॉस था जो लोग चले गए जीवन से। लेकिन क्या है ना, शो मस्ट गो ऑन। तो उस थ्योरी के अंदर जो है, शो मस्ट गो ऑन थ्योरी के अंदर जो है,
वो सब लोग आज मोदी के प्रति कृतज्ञ भाव रखते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। सर, भारत के केवल 9 हथियारों और मिसाइलों ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। सर, ये ब्रह्मास्त्र है आखिर कौन से? ये तो यही है, एक तो ब्रह्मास्त्र आपका जो है उसने 7 एयरबेस पाकिस्तान के जो है उनको डैमेज किया अकेले ने। फिर S-400 है जिसको आप सुदर्शन चक्र जो है वो है। फिर आकाश है। तो सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादातर इंडिया मेड जो आर्म थे उनका एग्ज़ाम था, ये उनकी परीक्षा थी और वो सब खरे उतरे हैं। अब S-4 का इतना आतंक रहा। और अभी देखिए नरेंद्र मोदी कल आदमपुर गए थे तो उनके पीछे जो है ना वो प्लेन का बना हुआ था S-4 का सेंस ऑफ गौरव। और आदमपुर जो गए वहाँ पे तो नरेंद्र मोदी का एक मैसेज होता है हर बात के अंदर। पाकिस्तान ने प्रचार किया था कि हमने आदमपुर एयरबेस को ख़त्म कर दिया, वो डैमेज कर दिया है। उन्होंने कहा कहाँ है डैमेज, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना। तो पाकिस्तान का जो ब्लफ था इंटरनेशनल मीडिया में, तो नरेंद्र मोदी ने उसको एक्सपोज किया वहाँ जा कर के। तो हथियार थे और हथियारों का और मैंने सुना है इसमें से कुछ हथियार ऐसे हैं अब दूसरे देश हैं इनको खरीदने की सोच रहे हैं भारत से। तो पहली बार हुआ है कि भारत के हथियार जो है ना संसार में मार्केट में आगे बढ़े हैं और उनकी डिमांड होने लगी है। दिस इज ऑल। सर, एक हीरो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं S-400, रशिया का और S-400 का जिक्र बार बार इस पूरे दौरान में हुआ, तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अमेरिका के सैंक्शंस की परवाह किए बिना S-400 जो सुदर्शन मिसाइल है उसको खरीदा, उसका इस्तेमाल किया? हाँ, मैंने सुना था ये। अमेरिका इस खरीद के खिलाफ था। नरेंद्र मोदी सरकार ने स्टैंड लिया, उसमें नेचुरली प्रधानमंत्री ने स्टैंड लिया होगा इस लेवल पे जो है, और आज स्टैंड उनका खरा उतरा। उनको लगा कि उनका फैसला रेट्रोस्पेक्टिव फैसला किया था S-4 का वो सही था। S-4 ने सबको मात दी, यहाँ पे चाइनीज़ मिसाइल तक को मात दी उन्होंने जाके। तो मोदी मस्ट बी हैप्पी मैन एंड मस्ट बी फीलिंग गुड अबाउट हिज अर्लियर डिसीजन टू टेक ए स्टैंड अगेंस्ट अमेरिकन एडवाइस। सर, पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सभी देशों को विश्वास में लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कंसेंसस डिप्लोमेसी को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी फॉर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इज़ रीडिफाइनिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी, द पॉलिसी डिप्लोमेसी ऑफ कंसेंसस। लड़ाई से काफ़ी पहले जो उन्होंने जितने बड़े राष्ट्र हैं उन सबको विश्वास में लिया, चाहे अमेरिका था, रशिया था, फ्रांस है, ब्रिटेन है, सबको विश्वास में लिया उन्होंने जो है, और एक सहमति बन गई थी इस तरह की। और 7 बड़े राष्ट्रों ने तो घोषणा करके कहा था कि इंडिया हैज़ अ राइट टू सेल्फ डिफेंस, भारत को आत्मरक्षा में गोली चलाने का अधिकार है एक तरह से। तो अच्छा है, पॉलिसी काम आई। इसलिए जब लड़ाई हुई आपने देखा तो सिवाय टर्की और उसके चाइना के कोई पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ। और देखा जाए तो भारत के समर्थन में पूरे संसार की मौन सहमति थी, एंडोर्समेंट था नरेंद्र मोदी के एक्शन का, एक्सेप्ट दीज 2 कंट्रीज़। तो ये मूव अच्छा था। लड़ाई से पहले सबको साथ लेना, सबको विश्वास में लेके चलना, ट्रांसपेरेंसी रखना, उनको बताना कि हम ये करने वाले हैं। इट वॉज अ गुड मूव विच हैज़ गिवन रिजल्ट्स। सर, ऐसा पहली बार देखा गया कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में कश्मीर और आतंकवादी दोनों अलग अलग दिखाई दिए। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? ये एक बड़ी घटना है, ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है नरेंद्र मोदी सरकार की। और इसमें जो है एक क्लियर डिस्टिंक्शन हैज़ बीन मेड दिस टाइम टू सेपरेट कश्मीर इशू फ्रॉम टेररिज्म जो है ये पहली बार हुआ है। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है नरेंद्र मोदी की, जिसे कहना चाहिए। आमतौर पर कैसा दोनों मिक्सअप हो जाते थे, तो कश्मीर का मुद्दा हावी हो जाता था, टेररिज्म छिप जाता था उसके पीछे। अब की क्या सारा फोकस जो है ना बहुत स्मार्टली जो है ना टेररिज्म पे हो गया है, और टेररिज्म का विरोध कोई नहीं कर सकता। कश्मीर के विरोध में तो लोग 2 आदमी बोल सकते हैं, टेररिज्म पे तो हर का एक ही मत है कि एवरीबडी शुड एक्ट अगेंस्ट टेरर एंड स्पेशली अगेंस्ट इस्लामिक टेरर जो है। तो वो स्मार्ट मूव है और उन्होंने बहुत जो क्लियरली इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया है कश्मीर और इन दोनों को जो है। इट्स ए वेरी गुड डिप्लोमेटिक मूव। सर, इसी से जुड़ा हुआ 35 सालों में हमने ऐसा पहली बार देखा कि कश्मीर में भी किस तरीके का आक्रोश नजर आया। लोग आतंकी हमले के बाद सड़कों पर उतर आए, बाजार को बंद किया गया। कश्मीर में आए आतंकवाद के खिलाफ इस टर्निंग पॉइंट को आप कैसे देखते हैं? इज़ ए ड्रामेटिक टर्निंग पॉइंट आई शुड से, और इट्स ए वेरी गुड मूव। इट्स ए वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर द एंटायर कंट्री, स्पेशली फॉर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो इतने लंबे समय से कश्मीर में शांति स्थापना में लगे हुए हैं। इस पूरी घटना से जो है ना कश्मीर के सब लोग आतंक के खिलाफ एकजुट हुए और मस्जिदों से आवाज़ आई कि इंसानियत का एक कत्ल बंद हो। हजरत बल में वहाँ पे जो अगली नमाज की जो थी, तो उस नमाज से पहले जो है बाकायदा 2 मिनट की श्रद्धांजलि इन सब लोगों को दी गई। इसके बाद में मीर रवाज, फारूक अब्दुल्ला, इन सब ने एक ही आवाज़ में कहा कि दहशतगर्दी है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद 28 अप्रैल को जो है वहाँ पे कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र हुआ
उसमें प्रस्ताव पारित किया गया दहशतगर्दी के खिलाफ, और मारे गए लोगों के प्रति जो है ना संवेदना और सहानुभूति का प्रस्ताव जो है वहाँ पे पारित हुआ। इसके बाद लोग सड़कों पे निकले, लड़के लड़कियों ने जो ना हाथ में बैनर लेके किए कि स्टॉप इनोसेंट किलिंग्स जो है, टेरर विल नेवर विन, यूनाइटेड इन ग्रीफ, इस तरह के नारे लेके सब लोग चले। नई सिचुएशन थी वहाँ पे, बाज़ार बंद हुए। आप देखिए जो लोग वहाँ पे होटल चलाते हैं, छोटे कारोबारी, बुनकर, ये सब उसमें शामिल हुए। लकड़ी के नक्काशी पे लोग काम करते हैं वो इसमें शामिल हुए। छोटे छोटे होटल वाले और वो आपके जो शिकारा है वो वाले, हाउस बोट वाले जो हैं, ये सारे लोगों ने मिल कर के शाम को जो है कैंडल जुलूस निकाला। कश्मीर के इतिहास में अद्भुत, और सबका एक ही मैसेज था, हमारे नाम पे ये खून की होली बंद करो, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। तो इट इज़ ए स्ट्रेटेजिक फेलियर ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड दिस टाइम स्ट्रेटेजिक विक्ट्री फॉर नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह। आमतौर पे क्या था कि कश्मीर में धारणा थी, और धारणा सही भी थी, कि कुछ एक लोग, एक वर्ग वैसा है जो पाकिस्तान के प्रति एक साइलेंट सहानुभूति रखता था। इस घटना के बाद में सहानुभूति लगभग ख़त्म है। आप मान लीजिए 90% ख़त्म है सहानुभूति। पूरा कश्मीर जो है ना इस एक मुद्दे पे उन आतंकियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। तो किसी भी आतंकी घटना को लेके पूरा कश्मीर एक साथ खड़ा हुआ हो, ये 35 साल में पहली बार हुआ है। एंड द क्रेडिट गोज़ टू द लीडरशिप, इसे कहना चाहिए। दिस इज़ ए वेरी गुड डेवलपमेंट, इज़ ए वेरी गुड टर्निंग पॉइंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर, विच विल हैव लॉन्ग रीचिंग इम्प्लीकेशंस। सर, पहलगाम की इस घटना के बाद अब कश्मीर में टूरिज्म और वहाँ पर हालात नॉर्मल होने की किस तरह की संभावना दिखाई देती है? देखो, संभावना तो इस पे है कि अब जनता का एक तो मूड है, एक तो आजकल क्या करेजियस टूरिज्म भी चालू हो गया है। लोग रिस्क लेके जाते हैं, 20,000 फीट पे खड़ा है, कोई 15,000 फीट पे खड़ा है, कोई मुहाने पे खड़ा है, पानी में बह भी रहे हैं लेकिन फिर भी मर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी एक है। तो कुछ एक लोग अभी वैसे हैं जो कहते हैं करेजियस टूरिज्म में बिलीव करते हैं। वो लोग अगर आगे बढ़े और कश्मीर फिर से जाना शुरू किया उन्होंने, तो उन्हें देख के बाकी लोग भी जाना शुरू कर सकते हैं वहाँ पे जो है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी तो हालात अच्छे नहीं हैं, 90% होटल की बुकिंग्स कैंसिल हैं, सब ट्रैवल एजेंट बैठे हुए हैं वहाँ पे, और बाज़ार सूने हैं, लोग दुकान पे बैठे हुए हैं तो ग्राहक नहीं हैं, शिकारे वाले खड़े हैं, उनके कर्मचारी बाहर वहीं झील पे बैठे हुए हैं, और रोज़गार नहीं है। अब कितने दिन ये चलेगा देखने की बात है। जबकि श्रीनगर और कश्मीर तो टूरिज़्म का बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि एक गढ़ बन गया था। अब 2023 में जो है ना करीबन 2,32,00,000 लोग अकेले वहाँ जो है कश्मीर में घूमने गए, 65,000 विदेशी वहाँ पे गए, ये कहना चाहिए इसको। 10 लाख लोगों को वहाँ रोज़गार मिलता है। अब इन सारे हालात से सरकार चिंतित है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इससे चिंतित हैं, वरिड हैं, और वर्कआउट कर रहे हैं कुछ ऐसा प्लान बने कि जनता का कॉन्फिडेंस वहाँ कैसे रेस्टोर हो टूरिज़्म के प्रति, बीते हुए दिन कैसे वापस आएँ, वरना कश्मीर की सारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जनता का जो मूड और ट्रेंड है, ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत आकलन है, अगले कुछ दिन में अगर शांति रही तो लोग फिर से जाना शुरू कर देंगे वहाँ पे। तो लेट्स प्रे कि ऐसा हो वापस, और जन्नत था कश्मीर का, जो टुलिप गार्डन देखा करते थे, वो दिन वापस लौटें कश्मीर में, और फिल्म वाले लोग और बाकी पर्यटक जो हैं सारे लोग फिर से श्रीनगर जाएँ, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। जी सर, कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र में सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस सारी घटना में सरकार की विफलता की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सबको चौंका दिया। आप इसे कैसे देखते हैं? इस नैतिक जिम्मेदारी को लेकर पूरे कश्मीर में, बल्कि देश के एक बड़े भाग में अब्दुल्ला एक हीरो बन गए हैं, एक सहानुभूति के पात्र बन गए हैं, एक समर्थन के पात्र बन गए हैं। आप देखिए, उन्होंने 2 टूक कहा कि कानून व्यवस्था का मैं इंचार्ज नहीं हूँ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर भी पर्यटन मंत्री के नाते जो लोग आए थे, मेरे भरोसे आए थे कि मैं इन्हें सुरक्षा दूंगा, मेरे मेहमान थे, मैं उन्हें जो है सुरक्षा नहीं दे सका, तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। माफ़ी मांगने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। इस सारी घटना से जो है हम अंदर से टूट गए हैं। पहले कश्मीरी पंडित और सिख समुदाय के साथ ऐसा हुआ था, अब लंबे समय बाद ऐसा हुआ है, तो बहुत ही अभी जिसे कहना चाहिए ना, गम में थे, और यथार्थ को उन्होंने स्वीकार किया, और पूरे देश ने उनकी इस बात को, उनकी इस नैतिक जिम्मेदारी की जो नैरेटिव, जो कंसेप्ट है, जो फीलिंग है, उसको रेस्पेक्ट किया, और एक अलग स्थान जो है ना कश्मीर से बाहर निकल के पूरे देश में बना इस घटना से। लेकिन सर, इस पूरे माहौल में क्या जम्मू और कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिए जाने के कोई आसार है क्या? नहीं लगता। इट हैज़ बिकम एब्सोल्युटली इररिलेवेंट एट द मोमेंट। अब्दुल्ला ने कहा है कि ऐसे टाइम पे इसकी बात करना एक गुनाह है। 26 लोगों की लाशों पे बैठ के मैं कैसे स्टेटहुड मांग सकता हूँ? कोई चांस ही नहीं है अभी इस बात का जो है। तो खुद वो नहीं चाह रहे हैं और माहौल भी नहीं है,
भारत सरकार ने भी कहा था कि अप्रोप्रिएट टाइम पे देंगे, तो अप्रोप्रिएट टाइम अभी तो 6-8 महीने तो गया कम से कम, ऐसा दिख रहा है। और मुझे लगता है कि कश्मीर में जो कुछ हुआ है, इवन कश्मीरी लोग भी इस मुद्दे को भूल चुके हैं। स्टेटहुड क्या कोई मुद्दा था कभी? सब अभी तो गम में डूबे हुए हैं। सबके मन में एक ही उत्सुकता है, एक ही चिंता है कि यार काम कब चालू हो, टूरिस्ट कब आना शुरू हो, हमारा रोज़गार फिर से कब से चालू हो। तो स्टेटहुड में अब कोई वहाँ इंटरेस्टेड नहीं है और खुद अब्दुल्ला पीछे हट गए उससे। तो अभी कोई फ़िलहाल ऐसा चांस मुझे दिखता नहीं है। अभी तो पहली आवश्यकता वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, लोगों में पीस और लोगों में कॉन्फिडेंस रेस्टोर करने की है, ताकि लोग फिर से इस जन्नत में लौटें और इस श्रीनगर को, इस कश्मीर को इकोनॉमिकली फिर से रिवाइव करें। जी सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि वॉशिंगटन अब साउथ ईस्ट एशिया का क्राइसिस मैनेजर नहीं रहा? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब मैनेजर नहीं हैं, खासकर ट्रम्प के आने के बाद में क्या लोगों का भरोसा टूटा है। ट्रम्प की रिलायबिलिटी बहुत कम है, ही इज़ अनप्रेडिक्टेबल। तो कोई भी राष्ट्र उसके कहने से, उसके हिसाब से दबाव की बात अगर छोड़ें तो नहीं चलना चाहता। पाकिस्तान तक को पूरा भरोसा नहीं है कि ट्रम्प फाइनली क्या करेगा। भारत तो आप जानते हैं। तो बात फैक्ट है कि साउथ ईस्ट एशिया में जो है अमेरिका, स्पेशली ट्रम्प, दे आर लॉस्ट देयर लीडरशिप एंड क्रेडिबिलिटी। सर 22 तारीख से लेकर 11 मई तक जिंदगी और मौत मौन रही, सवाल मुखर रहे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में आपको कैसा लगता है जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, उनका रोल? देखो, जनरल मुनीर जो है बेसिकली जिहादी जनरल है। ही इज़ एमर्ज एज ए प्रिंसिपल कंस्पायरेटर एंड प्रिंसिपल विलन इन दिस एंटायर अनफॉर्चुनेट एपिसोड। ही इज़ ए टॉक्सिक वर्जन ऑफ जिन्ना एंड जिया, आप कह सकते हैं, हु इज़ रेजिंग एक्सटर्नल थ्रेट इश्यूज जस्ट टू कंसोलिडेट हिज पोजिशन ऑन द इंटरनल इश्यूज़। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ही इज़ टेकिंग पाकिस्तान ऑन ए सुसाइडल पाथ। And if ISI and army follow his mandate to confront with India, then I think they must remember that what Narendra Modi has done in Sindoor was just a trailer, what Narendra Modi can show them. सर, एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में पाकिस्तानी सेना ने ये खुद मान लिया है कि 2019 में पुलवामा में जो हमला हुआ था उसमें पाकिस्तानी सेना और ISI का हाथ था। तो इस पाकिस्तान के दुस्साहस को आप कैसे देखते हैं? वेरी डेयरिंग, और पाकिस्तानी आर्मी का दुस्साहस है, मुनीर का दुस्साहस है। उसमें मुनीर ISI चीफ थे, मैंने पढ़ा है सारा ऑपरेशन उन्होंने उसमें मॉनिटर किया था, जिसमें 40 जवान मारे गए थे। अब इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए? अब तक ये लोग कहते रहे कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, भारत के लोग सारी ऑडियंस में, इंटरनेशनल ऑडियंस में कहते रहे, और अब तो खुद पाकिस्तान कह रहा है कि हम जिम्मेदार हैं। देखिए, तो उसने ये रिलीज़ करके जो है इंडिया के लिए बड़ा उपकार किया है। भारत जो है ना यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका को ये दिखा सकता है कि ये देखिए, नाउ देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी वेरिफिकेशन। ये खुद कह रहे हैं कि पुलवामा हमारा किया हुआ था, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो इट्स ए डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर, डिक्लेयरिंग वॉर ऑन इंडिया जो है। तो अगली बार अगर भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई होती है और भारतीय सेनाएं एंटर करती हैं POK में, तो ये डॉक्यूमेंट बड़ा काम आएगा वहाँ पे कि ये इनकी स्थिति काम करने, वी आर ओनली रेस्पॉन्डिंग टू देयर मिस एडवेंचर, जो कहना चाहिए। बट इज़ ए वेरी डेयरिंग एक्ट, इज़ ए मिस एडवेंचर ऑन द पार्ट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी। यस सर, इंडियन आर्मी की स्ट्राइक में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी अफसरों की मौजूदगी क्या संकेत देती है? बिल्कुल संकेत क्लियर है कि पाकिस्तान में आर्मी एंड टेररिस्ट दे आर वन, एंड टोटल जो सेना है टेररिस्ट की, इट फंक्शंस अंडर द कवर एंड एक्टिव सपोर्ट ऑफ आर्मी। बिल्कुल क्लैरिटी है। खुद नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया है इंटरनेशनल फोरम में, और ये कहा कि देखिए आपके फ़ोटो क्या कहते हैं इसको। तो दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जो इंडिया के लिए डिप्लोमेटिकली बहुत फेवरेबल हैं। एक तो ये उनके जनाजे में पाकिस्तानी सेना के लोगों का खड़ा होना, और दूसरी पाकिस्तानी सेना खुद का मानना कि पुलगाम में हम लोग थे और हमारा क्रिएशन था। दिस इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग, बोथ द इंसिडेंट्स। इट इज़ ए मैटर ऑफ फैक्ट, तो दैट विल अल्टीमेटली बेनिफिट इंडिया इन द कमिंग डेज। सर, आज पूरे देश में इस बात पर आम सहमति है कि ये पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक फेल्योर रहा। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही है। देयर इज़ ए साइलेंट कंसेंसस ऑन दिस सीरियस इशू। चूँकि वक्त नहीं था इसलिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। जो लोग भी जिम्मेदार थे वो सरकार सेकंड पार्ट में देखेगी शायद जाके, लेकिन बात वाकई में किसी गले नहीं उतरी कि वहाँ एक पुलिस की चौकी भी नहीं थी, एक PCR वैन जिसे कहते हैं पुलिस की घूमती रहती है वो भी नहीं थी, कोई सिपाही नहीं था, कांस्टेबल नहीं था, थानेदार नहीं था, कोई तहसीलदार नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ पे। और एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन तो थोड़ी रहती थी,
और कुछ दिन पहले सूचना भी आई थी कि टेररिस्ट ओरिएंटेड किसी प्लेस को लोग टारगेट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि वक्त क्या है कि आपसी आलोचना का या कमियां निकालने का नहीं है, इसमें तो शत्रु से मुकाबला करने का वक्त है, इसलिए बात ठंडे बस्ते में है। लेकिन इसमें मौन सहमति है एडमिनिस्ट्रेशन में, श्रीनगर में, दिल्ली में, कि चूक वहाँ पे ज़रूर हुई है सब लोगों से। तो ठीक है, वक्त आएगा तो अब चूक से आदमी सीखता है जो है, तो हमें आशा की जानी चाहिए कि वहाँ काफ़ी इंतजाम अब ठीक हो गए होंगे फ्यूचर के लिए। सर्टनली हो जाते हैं, जो घटना हो जाती है वहाँ पे जो है, और चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, पाकिस्तान में ये आम चर्चा है कि बलूचिस्तान की लड़ाई में भारत का भी रोल है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं नहीं समझता। अब वैसे तो क्या है कि रॉ और इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं हर कंट्री में वाइस वर्सा काम करती हैं, लेकिन अपेरेंटली मुझे लगता है वो उनका आंतरिक मामला है वहाँ पे जो है। और पाकिस्तानी सेना को पीट रहे हैं लगातार, एक पूरी ट्रेन ही हाईजैक करके चले गए। फिर अभी था 50 सैनिक उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के मार दिए वहाँ पे जो है। तो भारत का बहुत रिमोटली कुछ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कहीं कुछ रॉ इनका कोई थोड़ा बहुत कहीं रहा हो तो हो, कह नहीं सकता। बाकी लगता नहीं है मुझे कि इंडियन आर्मी का हो या इंडियन रॉ को हो या और जो एजेंसीज़ हैं इंडिया की जो है वो इन्वॉल्व रही हों इसके पीछे उनको प्रोवोक करने में। आई डोंट थिंक इंडिया हैज़ एनी इन्वॉल्वमेंट इन दैट इशू। सर, आतंक की इस लड़ाई में एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कांग्रेस का रोल क्या रहा है? कांग्रेस का ये रुख रहा कि इसमें राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी थोड़ा सा वापस हुई। पहले तो उनकी यात्रा निकली थी जो, उसमें थोड़ा उनका माहौल बना था, बाद में उनके कई ऐसे वक्तव्य थे, फिर वो डाइल्यूट हो गया था, वापस लोगों ने उन्हें सीरियसली लेना छोड़ दिया था। लेकिन इस बार कुछ उन्होंने बहुत वाइजली एक्ट किया, ऐसा कांग्रेस वालों का मानना है। एक कांग्रेस नेता का यह कहना था कि इस सारी घटना से जो है नरेंद्र मोदी को तो मान लो 90% मार्क्स मिले, तो 15-20% मार्क्स जो है रिकवरी जो है वो राहुल गांधी की भी हुई। डे वन से उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, दो टूक जो है, कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठाया। सेकंड टाइम सर्वदलीय बैठक की बात आई तो उन्होंने कहा हम सरकार के साथ हैं। फिर एक पत्रकार ने उनसे पूछा, कुछ कहलाना चाहा कि देखिए ये जाति गणना का मुद्दा सरकार ने ऐसे टाइम पे उठाया है, आप कुछ कहेंगे? उसने कहा नहीं, मैं सरकार के साथ हूँ। तो कुल मिला क्या है कि कांग्रेस में पर्सनली जो राहुल गांधी है, ही हैज़ गेन्ड इन दिस एंटायर सीरीज़। लेट्स सी कब तक उनका ये मैच्योर पोस्चर बना रहता है। और राजनीति की बात है तो युद्ध विराम के बाद राजनीति होती है, तो राजनीति में कांग्रेस कह रही है, उन्होंने इंदिरा गांधी का मुद्दा उठाया था, वो चला नहीं ज़्यादा, कोई लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। मोदी के प्रति आस्था है लोगों की, इसलिए कोई ज़्यादा सुनना नहीं चाहते। 71 की परिस्थितियाँ अलग थी, आज की परिस्थितियाँ अलग हैं। व्यक्ति काम करता है समय देश काल की परिस्थितियों से। एट द मोमेंट वॉट बेस्ट कुड हैव बीन डन, मोदी हैज़ डन इट, सो देयर इज़ नो इशू। अब कांग्रेस विपक्ष कह रहा है कि एक पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, अटल जी के टाइम में भी नहीं हुई थी। तो शरद ने ठीक कहा है कि सेंसिटिव इशू है, इसमें बहस नहीं हो सकती। तो अपोजिशन भी डिवाइडेड है, इस मुद्दे पे है। तो कुल मिला के क्या है, कांग्रेस का ठीक ठाक सा रोल रहा था। बात की राजनीति तो वो कर रहे हैं जो है, लेकिन इंडिविजुअली राहुल गांधी आई थिंक ही इज़ गेन्ड टू सम एक्सटेंट इन दिस एंटायर एपिसोड, ऐसा लगा। सर, लेकिन आमतौर पर सत्ता पक्ष की आलोचना करने वाले ओवैसी इस बार ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार के साथ नजर आए, और उनका जो हृदय परिवर्तन है उसको आप कैसे देखते हैं? कैसे हृदय परिवर्तन हुआ? अच्छा है, ये विचित्र किंतु सत्य है जिसे कहते हैं, लेकिन दिशा ठीक है इसकी। उनकी इमेज का मेकओवर हुआ है पूरे देश में। एक बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता भी उनकी तरफ आकर्षित हुए इससे। पीओके के बारे में उन्होंने जो स्टैंड लिया है मोदी के साथ खड़े होने का जो है, और एक राजनीति में क्या है, कुछ भी हो सकता है जिसे कहते हैं, कोई भी चीज़ राजनीति में होती है, कोई स्थायी शत्रु मित्र नहीं होता है ये। लेकिन एक पहले भी कुछ लोग कहते थे कि भाजपा की बी टीम है कहीं कहीं किसी राज्य में, ओवैसी जो है, लेकिन ये तो उन्होंने अपने मन से वक्तव्य दिया है। अब उसका भी हो सकता है, लेकिन उसका बेनिफिट, पॉलिटिकल बेनिफिट, आज हालांकि जंक्चर ऐसा है कि हम पॉलिटिकल बेनिफिट की बात नहीं कर सकते, लेकिन आगे जाकर उनका ये बयान जो है कि भाजपा के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। और ख़ुद भी थोड़ा सा हीरो, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है हिंदू वोटर्स में भी थोड़ा सा इससे बड़ी है। और लोग ट्वीट कर रहे हैं कि भी अगर पीओके में सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी सरकार बनाते हैं, उसको लेने के बाद में तो पहला मुख्यमंत्री इनको बनाया जा सकता है। इस तरह से उनकी इमेज का जो मेकओवर है ना, वो एक्सरसाइज काफ़ी ठीक चल रही है इस समय जो है। इट्स ए गुड डेवलपमेंट। राष्ट्रीय मुद्दों पे सब लोग एक साथ रहें, सरकार के नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हों, अच्छी बात। एवरीबडी इज़ वेलकम। सर, बीजेपी के द्वारा शुरू किए गए तिरंगा यात्रा अभियान का क्या नैरेटिव और इम्पैक्ट होगा? अच्छा इम्पैक्ट है। अब देखो, नरेंद्र मोदी तो क्या है कि डैमेज कंट्रोल करना जानते हैं। थोड़ा सा लोगों को ऐसा लगा, कुछ कार्यकर्ताओं में गुस्से का भाव आया कि मज़ा नहीं आया पूरा, अभी कुछ दिन और रुकना चाहिए था, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था। तो जैसे मैंने उन्होंने कहा कि उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया,
उसी का एक एक्सटेंशन ये कि तिरंगा यात्रा निकालो, लोगों को बताओ कि हमने वास्तव में अपना मिशन एकम्प्लिश कर लिया है, जो हमने सोचा था हम उसको कर चुके हैं। आपकी आकांक्षाएं, इच्छाएं एक्स्ट्रा हैं, उनको भी पूरा करेंगे वक्त आने पे। लेकिन जो बेसिक हमारा मैंडेट था इस लड़ाई में आतंक को ख़त्म करने का, पहलगाम का बदला लेने का, वो हम सब कर चुके हैं। तो फील्ड में जाओ, मनोबल के साथ ये कहो कि हमारी जीत हुई है, इसका जश्न मनाओ। और महिलाओं में खासकर कहो कि जो सिंदूर उजाड़ेगा नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति को ही उजाड़ देंगे, उस व्यक्ति को ही ख़त्म कर देंगे, भारत उस व्यक्ति को ही ख़त्म कर देगा। तो इसमें सब पार्टी नेताओं को विश्वास में लेकर नरेंद्र मोदी ने फैसला किया है। अमित शाह, जेपी नड्डा सब थे, जेपी नड्डा पार्टी के इंचार्ज हैं। तो इस तिरंगा यात्रा 10 दिन की है ये, इसको लागू कराने की मुख्य जिम्मेदारी संगठन पे है, जेपी नड्डा पे है। और जेपी नड्डा भाग्यशाली हैं, चल रहे हैं। अब युद्ध हो गया है तो वो अभी और चलेंगे। और चूंकि भाजपा ने सारे चुनाव उनके नेतृत्व में जीते हुए सब जीते हैं, तो ही इज़ ए लकी प्रेसिडेंट फॉर द बीजेपी। इसलिए किसी ने मुझसे कहा कि इनका कार्यकाल भी नरेंद्र मोदी के साथ को टर्मिनेस कर दिया जाना चाहिए, डिक्लेयर करके कि जब तक वो प्रधानमंत्री हैं तो उनके पार्टी अध्यक्ष उनके साथ यही रहेंगे। अच्छी टीम है, अच्छा तालमेल है, अच्छा काम हो रहा है, आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट है, भरोसा बना हुआ है। और ऐसी आशा की जानी चाहिए कि जेपी नड्डा की फंक्शनल लीडरशिप में जो है ये तिरंगा यात्रा सफल होगी, ऐसा भाजपा के लोग मान रहे हैं। सर, इस पूरे घटनाक्रम में चीन और रशिया का रोल क्या रहा? देखो, रशिया का रोल तो क्लियर है, हमारे साथ है, कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा था वी एक्सटेंड ऑल सपोर्ट, पॉसिबल सपोर्ट टू इंडिया। चाइना डाइसी है, चाइना बेसिकली तो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन चूंकि टैरिफ और कई मुद्दे ऐसे हैं, और वैसे भी चाइना इन दिनों क्या है पेयरिंग रिलेशंस विद इंडिया, तो उन्होंने फॉर्मली जो बयान जारी किया उनके मंत्रालय ने, तो उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच ये जो युद्ध विराम हुआ है यह इनकी मौलिकता और इनकी जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है उसके हित में है, और हम इसका समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हर कोई जानता है कि देयर इज़ अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ टेरर बिटवीन द टू कंट्रीज़, और टेरर की जो पॉलिटिक्स है वो दोनों कर रहे हैं आपस में जो है, और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन फेस वैल्यू पे चाइना ने एक सधावासा बयान जो है जारी किया है। लेकिन भारत के पॉलिसी मेकर्स को, नरेंद्र मोदी को, विदेश मंत्री को, गृह मंत्री को एक क्लैरिटी है इस बात के अंदर जो है कि चाइना उनके साथ है। और पहली बार इसीलिए भारत सरकार ने ये अपने ऑफिशियल अनाउंस किया है कि इस बार जो हथियार काम में लिए गए थे, तो तुर्की और चाइनीज़ हथियार जो है पाकिस्तान को दिए गए थे, वो इसमें लाया गया काम में, उनको नष्ट किया गया है। तो चाइना के इन्वॉल्वमेंट को, चाइना की हथियार सप्लाई पाकिस्तान को हुई है, उसका ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट भारत ने पहली बार अपने सरकारी रिकॉर्ड में किया है। दिस शोज़ कि भारत अब चीन के प्रति कोई दबाव या उसमें झुकने उस ऐसी स्थिति में नहीं है। नरेंद्र मोदी wants to do a no nonsense politics, no nonsense diplomacy with Chinese leadership also. So this is all. सर, इसी का एक्सटेंशन पाकिस्तान की तरफ से किए गए एस्केलेशन में भारत ने तुर्की की तरफ से इस्तेमाल किए गए ड्रोन को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया भी दी, और साथ ही अंदर देश में भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं। इसको लेकर आपके पास कोई जानकारी? कैसे प्रोपेगेंडा फैल गया? इट्स ए सीरियस डेवलपमेंट विच हैज़ कॉट द अटेंशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और भारत सरकार का बयान है कि भारत सरकार रिव्यू कर रही है, स्थिति को वॉच कर रही है। तुर्की का जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान के साथ उसको भारत सरकार देखेगी, उसको रिव्यू करेगी। इनिशियली देखा जाए तो तुर्की भारत के संबंध शुरू में बहुत अच्छे थे। अब 65-71 में जो लड़ाई हुई तो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था। फिर 1974 में साइप्रस पे हमला किया तुर्की ने, भारत ने विरोध किया इसका, तो फिर संबंध बिगड़े। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि वो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान को उसने हथियार सप्लाई किए हैं और उसका इन्वेस्टमेंट इंडिया में काफ़ी है। आप देखिए, मैं कहीं पढ़ रहा था कि 13.8 बिलियन डॉलर का जो व्यापार है दोनों देशों के बीच जो है, ट्रेड जो है वो है, उसको 15 बिलियन डॉलर करना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ उसका 10 बिलियन डॉलर का है। भारत में जो कंपनी है टर्किश की 6-7 बड़े कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं, उनका जो है सम बता रहे हैं कि 223 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में है। तो स्टेक्स आर हाई एक तरह से हैं। तो भारत केयरफुली कदम उठाएगा इसमें, और कुछ न कुछ ऐसा करेगा कि भारत और तुर्की जो व्यापारिक रिश्ते हैं, कूटनीतिक रिश्ते हैं, इनको प्रभावित किए बिना उसका जो पाकिस्तान का प्रेम है वो थोड़ा कम हो। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या कदम उठाता है भारत। सर, इस पूरे घटनाक्रम में आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इनके रोल को आप कैसे देखते हैं? इनका रोल की रोल है, दे आर द प्रिंसिपल एडवाइजर्स टू द प्राइम मिनिस्टर। अमित शाह की बात है, आफ्टर नरेंद्र मोदी ही इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द गवर्नमेंट। वर्चुअली जिसे कहना चाहिए कि भाई ही इज़ एवरीथिंग। अगर यूँ कहा जाए कि ही प्रैक्टिकली फंक्शंस एज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर,
तो अति शक्ति नहीं होगी। अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही हैज़ ए की रोल जो है, अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जो है, और उनका रोल हनुमान का है, वो कितने पावरफुल हैं, नरेंद्र मोदी के प्रति उनका भाव वैसा ही रहता है। लेकिन हार्ट एंड सोल इसलिए हैं कि पॉलिटिक्स से लेके इकोनॉमी तक का जो भी कोई महत्वपूर्ण फैसला है सरकार का, उसमें अमित शाह की छाप आपको नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में उनकी छाप जो है वो आपको दिखाई देती है। तो ही इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट इन नरेंद्र मोदी फिलोसफी, इन नरेंद्र मोदी कैबिनेट। और रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह इस बार काफ़ी लाइमलाइट में आए, लोगों को भी अच्छा लगा। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि इस बार तो ये असली रक्षा मंत्री दिख रहे हैं। दर्शक हैं, अपने भाव रखते हैं अपने मन का जो है, तो बहुत अच्छा लगा। सब लोगों को जो है एक्टिवली इन्वॉल्व थे। नरेंद्र मोदी ने उन्हें खूब मतलब चांस दिया आगे बढ़ने का, एक प्रोजेक्शन का सारा जो है। और जेपी नड्डा का तो मैंने पहले आपसे कहा, उनका परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है, पार्टी पे कंट्रोल है उनका। ही इज़ ए साइलेंट परफॉर्मर जो है, वो अपना काम कर रहे हैं, पर चूँकि फिर कोई पॉलिटिक्स नहीं है और ऊपर जो टॉप लीडरशिप है उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, एक ट्रस्ट है आपस में जो है, तो रोल अच्छा था। आमतौर पे हर बैठकों में उनको इन्वॉल्व किया गया, और जहाँ बैठकों में नहीं थे तो बैठकों के बाद जो है उनको कंसल्टेशन प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जेपी नड्डा को साथ रखा गया। तो इज़ ए परफेक्ट टीम ऑफ नरेंद्र मोदी एट द मोमेंट विच इज़ वर्किंग 24/7 फॉर द कंट्री। सर, पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर जिस तरीके से भारत ने हमला किया, उसके बाद आरएसएस की प्रतिक्रिया क्या रही होगी? आरएसएस गदगद है, आरएसएस की मनोकामना पूरी हुई। पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकी अड्डों के खिलाफ प्रभावी एक्शन लिया। कुछ सोच के मोहन भागवत ने एक ट्वीट किया था जब ये घटना हुई थी कि राजा का कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना। नरेंद्र मोदी ने बी फिटिंग रिप्लाई दिया, उसको एंडोर्स किया, उनकी भावनाओं का सम्मान किया, आप यूँ कहिए जो है, और कैसे एक्शन लिया है उन्होंने आपने देखा है। तो मोहन भागवत को ट्वीट किया, मोहन भागवत ने पलट के जो है हालात को देखते हुए, और उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय सरकार के नेतृत्व और सशस्त्र सेनाओं को बधाई देता हूँ, और जो है सारे राष्ट्र में इससे जो माहौल बना है तो इससे राष्ट्र का मनोबल और विश्वास बढ़ा है। तो नरेंद्र मोदी को एंडोर्स किया उन्होंने, नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की एक तरह से बिना नाम लिए जो है। ये आरएसएस गदगद है, आरएसएस खुश है। आरएसएस तो वैसे गदगद है, उनकी कई तमन्नाएं नरेंद्र मोदी पहले पूरी कर चुके हैं, चाहे राम मंदिर हो, 370 हो। तो एक बात और थी कि भाई पाकिस्तान को ज़रा ठीक करना है थोड़ा जो है, तो कर दिया उन्होंने। और आने वाले दिनों वही पाकिस्तान को और पाकिस्तान की पिटाई करेंगे नरेंद्र मोदी, तो आरएसएस और खुश होगा। राष्ट्रवादी संगठन है, तो पाकिस्तान जैसे शत्रु राष्ट्र के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो उनको भी खुशी होती है। तो कुल मिला के इस समय जो है आरएसएस, मोहन भागवत पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए हैं। सर, मोदी राज में जो युद्ध काल रहा उस दौरान भी शेयर मार्केट का जो उछाल है उसको आप कैसे देखते? ये वाकई में अद्भुत है, ये नरेंद्र मोदी का चमत्कार करने वाली बात है। एक मित्र ने कहा कि शेयर मार्केट युद्ध से कोई प्रभावित नहीं होता, आर्थिक घटनाओं से, कंपनियों के लाभ से प्रभावित होता है। मैं उस आकलन से सहमत नहीं हूँ। शेयर मार्केट की सबसे पहली बात होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं कंट्री में जो है, और वार के समय शेयर हर हालत में गिरता है। भारत में उतना नहीं गिरा, तो मतलब ये है कि युद्ध के इस माहौल में भी भारत में शेयर मार्केट की ये चढ़ाई है, जो अप स्विंग है, ये हैरान करने वाली है। तो क्रेडिट अगेन गोज टू द लीडरशिप, जिसे कहना चाहिए। उधर पाकिस्तान में आप देखिए तो पाकिस्तान में शेयर मार्केट बुरी तरह गिरा, चाइना में गिरा। चाइना में जो डिफेंस कंपनियों के जो स्टॉक थे वो गिरे, वो सीज़ फायर से पहले उनके हाई थे। उनको आशा थी कि उनके हथियार चलेंगे, जब नरेंद्र मोदी के सामने उनके हथियार पिट गए चाइना के हैं तो उनका मार्केट गिर गया वहाँ पे। लेकिन भारत में शेयर मार्केट अच्छा है। मैं मानता हूँ कि डीमैट अकाउंट 18 करोड़ देश में है, वो अपना फैसला खुद करते हैं, इकॉनमी को वो लोग खुद प्रभावित करते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम होता है। लेकिन इन सब के बावजूद जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का माहौल है उसमें युद्ध के समय शेयर गिरते हैं। नरेंद्र मोदी के राज में युद्ध के समय शेयर आगे बढ़ते हैं। फाइन। सर, सीज फायर और देश के नाम प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को लेकर के देश और विदेश की मीडिया में किस तरीके की प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया ठीक है, लोग सब दोषी मान रहे हैं पाकिस्तान को। देश का मीडिया तो पूरी तरह बिल्कुल समर्पित भाव में है। कुछ लोग जो आलोचना ही करते थे हमेशा, राष्ट्रभक्ति उनमें भी जागी इस बार। और मैंने देखा नोट इवन ए सिंगल पेपर इन इंडिया जिसने कोई थोड़ा सा भी क्रिटिकल कोई आवाज़ की वजह स्वर उठाया। सारे के सारे इस बात में नरेंद्र मोदी के साथ, सरकार के साथ खड़े हैं इस समय, और लग रहा है उनको ना इस बात के लिए कि सरकार अच्छा काम कर रही है। राष्ट्रभक्ति का मामला है, दैट इज है। तो व्यक्ति अपना राजधर्म भी निभा रहे हैं। तो भारत के मीडिया को इसमें वोट ऑफ थैंक्स दिया जाना चाहिए। इंग्लिश मीडिया स्पेशली जो है बहुत अच्छा, हिंदी मीडिया भी, पत्रिका भास्कर में देखता हूँ जो है, तो हिंदी मीडिया भी सारे सरकार के साथ खड़े हैं
और सारे उनकी कवरेज जो उसको देख के ऐसा लगता है इस समय सारा मीडिया राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है इस समय एट द मोमेंट। और इंटरनेशनल मीडिया में इट वाज फेयर, गुड एनफ। और फिर देखा जाए तो शुरू के 2-3 दिन कवरेज थी, इस बाद में इंटरनेशनल मीडिया में इस घटना को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा, लेकिन कुछ दिया गया तो पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा स्वर था इंटरनेशनल मीडिया का। सो दिस इज़ ऑल फाइन ऑन द मीडिया मैनेजमेंट फ्रंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो मैंने एक नई चीज़ देखी, जो मैंने 140 करोड़ लोगों की बात कही थी ना कि वापस नरेंद्र मोदी हीरो हो गए हैं। तो कल बम्बई के एक फंक्शन में था मैं, एक किसी कंपनी डायरेक्टर मिले मुझे, आगे बढ़ के कहा नरेंद्र मोदी को कल सुना आपने? मैंने कहा हाँ। तो बोले बहुत अच्छा बोले। मैंने कहा हाँ। तो बोले कि आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर इतना अच्छा नहीं बोला। मैंने चेहरे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी का जो भक्ति है, जो भाव है देश में कैसे हिलोरें ले रहा है। और ये सर्वे करते हैं इंडिया टुडे और कई लोग जो सर्वे करते हैं जिसमें दिखाते हैं कि मोदी 60%, 65%, ये अब हालात बदल गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता का सही आकलन हुआ ही नहीं है। हमारी भी जो सर्वे एजेंसीज करती हैं शायद प्रॉपरली नहीं कर रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज पीएमओ द्वारा स्पॉन्सर्ड कोई भी एजेंसी कोई निष्पक्ष आकलन करे देश में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, आई थिंक इट इज़ नॉट लेस देन 80% एट द मोमेंट जो है ये। तो एक नई बात थी इसी मीडिया मैनेजमेंट का एक्सटेंशन, जो बात मैंने कही आपसे, कि उस व्यक्ति को सुन के मैं हैरान हुआ कि हर देश में कितने प्रशंसक हैं नरेंद्र मोदी के और जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता का एट दिस मोमेंट, ताकि देखें और पता लगे कि देश का कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं प्राइम मिनिस्टर को देख रहे हैं या उनके प्रशंसक हैं, या ये जो वॉर का सारा हुआ है या उनका भाषण हुआ है, आप इसी पे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी का जो राष्ट्र के नाम भाषण हुआ है, इसी में आप देखेंगे तो 75-80% लोग आपको उनके साथ खड़े मिलेंगे। सर, बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी ने भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सेना की तारीफ की, इस पर आप क्या कहेंगे? एक अच्छा मूव है, अच्छा इनिशिएटिव है कि एक बिजनेस टाइकून जो है आगे आकर के जो है ना राष्ट्रभक्ति के साथ जो है ना अपने विचार रख रहा है। उन्होंने कहा कि सेना के शौर्य का हम सम्मान करते हैं और पूरा देश जो है आतंकवाद का कोई भी स्वरूप हो उसके खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट है, हम सब साथ हैं। इज़ ए गुड इनिशिएटिव जो है, फाइन। सर, इस पूरे घटनाक्रम का बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? हैंड्स डाउन जीत चुके हैं नरेंद्र मोदी बिहार का चुनाव। वो तो पहले भी जीतने वाले थे, लगभग जीत चुके थे। मैं पटना गया था पिछले दिनों, तो मैंने देखा इस सारे शहर का नक्शा बदला हुआ है। नीतीश कुमार का खाली चेहरा है और आज तो बीजेपी कर रही है दिल्ली और पटना में बैठ करके जो है। तो अब उससे मोहर लगनी बाकी है। पहले मान लो कोई सीटों की जो बात चलती है, संख्या की बात होती है, तो पहले क्या कि 10-15 सीट से मान लो बहुमत मिलने वाला था। अब हैंड्स डाउन है कि 2/3 बहुमत मिल सकता है। आज के जो हालात हैं, यही हालात अगर बने रहे इस तरह के, तो ऐसा लगता है राष्ट्र प्रेम से हर आदमी ओतप्रोत है। नरेंद्र मोदी 2 बार भाषण देने भी जाएंगे तो काफ़ी है। 2/3 बहुमत भाजपा आज के हालात में बिहार में ला सकती है, ऐसा लगता है मुझे। लेट्स सी। सर, अगर मैं 2-3 सेंटेंसेस में आपसे कहूं कि ऑपरेशन सिंदूर, उसका थीम, उसके नैरेटिव को अगर आप सम अप कर सकें तो कैसे करेंगे? तो आप ये कह सकते हैं कि सिंदूर ऑपरेशन जो है इट डेमोस्ट्रेट्स इंडियाज स्ट्रेटेजिक एंड मिलिट्री पावर। दूसरा आप ये कह सकते हैं इसके अंदर इट शोज इंडियाज एबिलिटी टू अटैक पाकिस्तान, टू स्ट्राइक पाकिस्तान विदाउट क्रॉसिंग LOC। तीसरा आप ये कह सकते हैं इट कैन बी ए टर्निंग पॉइंट इन रीडिफाइनिंग इंडियन पाकिस्तान मिलिट्री बैलेंस, स्पेशली विद रेफरेंस टू इंडिया रेस्पॉन्स टू टेरर एक्टिविटीज़। जो आज नरेंद्र मोदी ने कहा है ना कि नया नॉर्मल है टेरर के प्रति अटैक करना, तो सबसे बड़ा मैसेज सिंदूर का यही है कि दुश्मन को घर में घुस के मारेंगे, वो करेंगे, बट एट द सेम टाइम ये है कि अब कोई भी टेरर का आएगा इवेंट तो हम बहुत स्ट्रांगली उसको रिएक्ट करेंगे। दिस इज़ ऑल मैसेज ऑफ सिंदूर। एब्सोल्युटली सर। और उसके साथ साथ फिर ये भी कह सकते हैं, बहुत क्लियर बात है कि ये नया भारत है। अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी हरकत होगी तो उसे सीधे सीधे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये 2 टूक संदेश ये साफ करता है कि गोली और बोली साथ नहीं चलेगी, और जब बातचीत की होगी तो सिर्फ एक ही मुद्दा होगा, POK का और साथ ही आतंकवाद का। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि आतंकी फैक्ट्री चलाकर भारत के साथ दोस्ती की उम्मीद रखना बेमानी है। हमारे जवान तैनात हैं, सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। अब सीधे सीधे आत्मसम्मान की सुरक्षा की बात भारत कर रहा है, यानी हम बात तो करेंगे POK पर,
और जवाब देंगे आतंकवाद पर। यह है भारत की नई नीति और यह है भारत का न्यू नॉर्मल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका द जेसी शो में शामिल होने के लिए और इस पूरे विश्लेषण के लिए। लेकिन साथ ही सर समाप्त करते हुए एक और महत्वपूर्ण बात, हमारी सेना को सलाम, हमारी डिफेंस फोर्सेस को सलाम और हमारी डिफेंस मजबूत होती ताकत को भी सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का भी आज द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।